हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का डिस्कस करेंगे। रिसेंटली जो है वो प्रेजेंट किया गया है, लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी है कि इकोनॉमिक सर्वे के बारे में आपको बेसिक चीज़ें जो है वो पता हो। फिर हम धीरे धीरे करके जो है वो हर चैप्टर को डिस्कस करेंगे, हर इंपॉर्टेंट बात को डिस्कस करेंगे, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका हर करंट अफेयर, हर इकोनॉमिक सर्वे का पॉइंट जो है वो कवर हो सके। तो इस वीडियो में बहुत सी हाइलाइट्स होंगे इकोनॉमिक सर्वे के। बेसिकली हम समरी के तौर पे इसको करेंगे और साथ ही साथ हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उसमें कुछ निकाल के अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो। और इकोनॉमिक सर्वे से हर एग्जाम में एक आधी चीज़ जो है वो पूछ ली जाती है कि फिस्कल डेफिसिट बेसिकली क्या है, या फिर हमारा ग्रोथ टारगेट क्या है, जीडीपी का टारगेट क्या है। तो ये चीज़ें जो है वो पूछ ली जाती हैं। तो हम एक हाईलाइट्स करेंगे, एक समरी करेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को सुनना है और बिल्कुल लास्ट तक जो है वो लेके जाना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का, जिसमें से हम पहले चैप्टर से बेसिकली इसको स्टार्ट करेंगे, जो कि पहला चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 कंप्लीट ओवरव्यू। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो पहला ही है, कंप्लीट ओवरव्यू। इसमें बताया गया है कि किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे इसके अंदर, किस तरह से हम इसके अंदर जाने वाले हैं, क्योंकि ये एक तरह से आपको ये पता लगता है कि इकोनॉमिक सर्वे एक्चुअल में है क्या। तो इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली है क्या? ये एक हर साल आने वाला एक डॉक्यूमेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, ताकि इंडिया की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बारे में पता लग सके, जो कि लास्ट ईयर में क्या परफॉर्मेंस रही, और साथ ही साथ फ्यूचर के अंदर क्या पॉलिसी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे वो बताया जाता है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि एक हमारे पास होती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को हम 2 पार्ट में जनरली डिवाइड करते हैं। फिस्कल का जनरली मतलब होता है फिस्कल ईयर, मतलब 1 साल की पॉलिसी। तो 1 साल का मतलब एक लास्ट ईयर की पॉलिसी होगी, एक नेक्स्ट ईयर की पॉलिसी होगी।
नेक्स्ट ईयर का मतलब है हमारा बजट से। तो जो बजट है हमारा वो होगा, अगर आज हम प्रेजेंट करते हैं 2023 में, तो इसका मतलब बजट क्या होगा 2023-24 का, नेक्स्ट ईयर का। लास्ट ईयर का अगर आज देखें तो क्या होगा, वो होगा 2022-23 का। तो जो पिछले साल के बारे में ओवरव्यू बताता है वो बेसिकली क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे, और जो नेक्स्ट ईयर के बारे में बताता है वो क्या होता है हमारे पास, बजट। तो ये है हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे। और इकोनॉमिक सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से बनाया जाता है, पूरा का पूरा प्रिपेयर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, और ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। और कौन है करंटली चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हैं वेंकटरमन अनंथा नागेश्वरन। याद रखोगे आप नाम, नागेश्वरन। तो ये हैं हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। तो हर साल जो है वो बजट के साथ जो है ये साथ में दिया जाता है इकोनॉमिक सर्वे। लेकिन आपने याद रखना है कि एक दिन पहले, जस्ट एक दिन पहले, जिस दिन बजट दिया जाता है उससे एक दिन पहले जो है वो इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता है। और फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे जो है वो 1950-51 में दिया गया था, लेकिन उस टाइम पीरियड पे ये यूनियन बजट के अंदर ही दिया जाता था। जैसे पहले मैंने बताया कि एक दिन पहले दिया जाता है जैसे आजकल, लेकिन 1950-51 में जब पहला बजट दिया गया था तो उस टाइम पीरियड पे ये यूनियन बजट का ही पार्ट होता था। लेकिन 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई तो उस ईयर में ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे को बेसिकली क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और बजट से पहले जो है वो कहते हैं कि पिछले साल के बारे में बताया करो, फिर अगले साल के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। तो इसमें जो हमारी देश की प्रोग्रेस है उसके बारे में बताया जाता है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके बारे में बताया जाता है, डेवलपमेंट है, जॉब क्रिएशन है, क्या हमारा फिजिकल डिसिप्लिन रहा, कितना पैसा आया कितना गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या रहा, सोशल स्ट्रक्चर क्या रहा, वो बताया गया है। और इस साल का जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं, टोटल 12 चैप्टर्स बेसिकली रखे गए हैं। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने ये इकोनॉमिक सर्वे जो है वो करंट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का जो है वो रिलीज़ किया, क्योंकि करंट फाइनेंशियल ईयर अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये जाके कब होगा, मार्च में ख़त्म होगा। और हर साल ये एक दिन पहले, बजट से एक दिन पहले जो है बेसिकली दिया जाता है। और आप कह सकते हो कि इस बजट के अंदर जो चीज़ें बताई जाती हैं वो अगले साल में होंगी, और जो इकोनॉमिक सर्वे में बताई जाती हैं वो हर सेक्टर से रिलेटेड हैं। लाइक चाहे वो सर्विस सेक्टर है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, या जो की एरियाज़ हैं हमारे की एम्प्लॉयमेंट कितनी है, इन्फ्लेशन कितनी है, सारी चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस किया जाता है। और कई बार जो इकोनॉमिक सर्वे है वो वॉल्यूम्स में इशू किया जाता है। लाइक लास्ट ईयर का अगर आप सर्वे देखोगे वो सिर्फ सिंगल वॉल्यूम में था, सिर्फ एक ही उसमें बुक जो है वो रिलीज़ की गई थी। लेकिन 2010-11 और 2020-21 का सर्वे जो है वो 2 वॉल्यूम में प्रेजेंट किया गया था। तो ये सारी बेसिक सी चीज़ें हैं। तो आपने थोड़ा सा याद रखना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो सर्वे होता है जिसमें हमारे डाटा के बारे में बताया जाता है, पूरा इकोनॉमिक डाटा जो है वो हमारे पास आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम बेसिकली, जो कि बताया गया है कि क्या क्या इकॉनमी के चैलेंजेस हैं या चैलेंजेस रहे पूरी ग्लोबल इकॉनमी में पिछले साल के अंदर, जो कि लड़ भी रहे हैं और कुछ लड़के आगे निकल चुके हैं। तो देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या चैलेंजेस ग्लोबल इकॉनमी के सामने हैं या ख़त्म कर दिए हैं हमने। तो पहला है परसिस्टेंट चैलेंजेस फ्रॉम प्रीवियस मिलेनियम। तो इसका मतलब है कि कई तरह के चैलेंजेस जो हैं वो चलते आ रहे हैं। लास्ट सेंचुरी में अगर आप देखोगे 2 वर्ल्ड वॉर हुई, वो उससे भी कई कंट्रीज़ जो हैं वो अभी उभर रही हैं। और स्पेनिश फ्लू आया, ग्रेट डिप्रेशन जो है वो हमारे पास आया 1929 का, उससे यूएसए में जब सेटबैक लगा तो और भी कई कंट्रीज़ को सेटबैक लगा। तो ये सारे इवेंट्स जो हैं बेसिकली क्या ले आते हैं, किसी भी कंट्री को क्राइसिस में ले आते हैं। लेकिन फिर भी कंट्रीज़ जो है वो रिकवर करती हैं, और हमने भी उससे रिकवर किया है। कई ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं, उससे हमने रिकवर किया है। और सुपर पावर्स के बीच में झगड़ा जब होता है, जैसे कि रशिया यूएसए में झगड़ा होता है, तो उस टाइम पीरियड पे भी जो है कई कंट्रीज़ को नुकसान होता है, लेकिन उस क्राइसिस से भी जो है वो उभरा जाता है। तो ये ग्लोबल इकॉनमी जो है वो हर तरह के चैलेंज से निकलने के लिए तैयार है, और हर तरह के चैलेंजेस को इन्होंने देखा है। स्ट्रिंग ऑफ फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो कौन कौन से फैक्टर्स बेसिकली हो सकते हैं इस साल कि जिससे इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, क्योंकि इकॉनमी बहुत ही ज़्यादा स्लो जो है वो उस टाइम पीरियड पे चल रही थी। तो अगर ग्लोबल इकॉनमी को हम ध्यान से देखें तो पैंडमिक से रिकवर कर रही है, लेकिन पैंडमिक एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिससे रिकवर तो कर ही रहे थे, लेकिन उसी बीच में रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो गई।
अब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर जो है वो फरवरी 2022 में ही स्टार्ट हो गई, मतलब पूरा फाइनेंशियल ईयर इसी वॉर के अंदर निकल गया, जिसके कारण सबसे बड़ा इफेक्ट हुआ कि प्राइसेस बढ़ने स्टार्ट हो गए, खास करके वो चीज़ों के जिसके कारण रशिया और यूक्रेन के अंदर जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही थी उनके प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जैसे कि ऑयल के प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए, गैस के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जिसके कारण जो है वो चीज़ों में इन्फ्लेशन मतलब महंगाई आनी जो है वो स्टार्ट हो गई। तीसरा है काउंटर इफेक्ट्स ऑफ द मॉनेटरी टाइटनिंग टू रेन इन इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, फिर हमने सोचा कि यार मॉनेटरी टाइटनिंग की जाए, मतलब पैसा जो है वो बैंक्स के पास कम भेजा जाए। अब अगर बैंक्स के पास पैसा कम भेजा जाएगा मतलब हम किसी तरह से रेपो रेट वगैरह को बढ़ाएंगे, क्योंकि रेपो रेट का मतलब है कि आरबीआई जिस रेट पे बैंक्स को लोन दे रहा है तो उसको हम कह रहे हैं रेपो रेट। तो अगर रेपो रेट को हम बढ़ा दें तो इसका मतलब बैंक्स लोन नहीं लेंगे या फिर कम रह जाएंगे क्योंकि महंगा हो गया लोन। तो अगर रेपो रेट बढ़ गया तो इसका मतलब आगे बैंक के पास पैसा कम पहुंचेगा, बैंक के पास पैसा नहीं पहुंचेगा, लोगों के पास नहीं पहुंचेगा। तो हमने मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर दिया ताकि हम किस तरह से इन्फ्लेशन को क्या कर सकें, कम कर सकें। लेकिन इसका एक इफेक्ट हो गया। इफेक्ट क्या हो गया कि मार्केट में पैसा नहीं पहुंचा तो ग्रोथ अपने आप ही क्या हो गई, कम हो गई। तो पता लग रहा है कि पेंडेमिक के कारण या रशियन यूक्रेन के वॉर के कारण महंगाई जो है वो बेसिकली यहाँ पे बढ़नी स्टार्ट हो गई, जिसको कम करने के लिए महंगाई को हमने मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट किया। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी टाइट का एक नेगेटिव इफेक्ट ये हुआ कि ग्रोथ जो है बेसिकली क्या हो गई, कम हो गई, जिसके कारण बहुत सी करेंसीज यूएस डॉलर के मुकाबले जो है वो क्या हो गई, गिर चुकी हैं, डेप्रिशिएट हो गई है उनकी वैल्यू। ग्लोबल स्टैगफ्लेशन होनी स्टार्ट हो गई है। स्टैगफ्लेशन में दो चीज़ें बेसिकली आती हैं, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है बहुत ज़्यादा और साथ ही साथ महंगाई भी हो रही है। तो महंगाई के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी आनी स्टार्ट हो गई। तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो ग्लोबल लेवल पे आ गई, जिसको हम स्टैगफ्लेशन का नाम दे देते हैं। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो है वो बेसिकली इफेक्ट हो गया, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया कि हम किस तरह से ट्रेड को आगे बढ़ाएं, क्योंकि पैंडमिक था तो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड पॉसिबल नहीं था। फिर रशिया यूक्रेन के कारण वॉर होगी तो यूरोप में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होगी। फिर उसका इफेक्ट एक देखा गया कि लॉ एजुकेशन जो है उसमें दिक्कत आनी स्टार्ट होगी, इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ख़त्म होगी। उसका एक कारण जो है वो स्टैगफ्लेशन ही है। इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट होनी स्टार्ट होगी। लॉस ऑफ एजुकेशन, क्योंकि पैसा ही नहीं है तो एजुकेशन कहाँ से दिलाई जाए, कहाँ से पैसा सरकार खर्च करेगी। तो जब इतना ग्लोबल पैंडेमिक चल रहा है, रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी कि नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ गए, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, वीट के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ने स्टार्ट हो गए, जो भी क्रिटिकल कमोडिटीज़ हैं उनके प्राइसेस बेसिकली बढ़ने स्टार्ट हो गए। तो अब सरकार किसी न किसी तरह से कोशिश कर रही है कि इन सारे चैलेंजेस से हमें उबरना है। ये केवल इंडिया में नहीं है, आप सोचोगे कि केवल इंडिया में है, ये ग्लोबल लेवल के चैलेंजेस हैं, ऑलमोस्ट हर कंट्री इनको फेस कर रही है। अब हमारा बेसिकली इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो यही है कि हमारी फिस्कल ग्रोथ कितनी रहेगी, हमारी जीडीपी जो है वो कितनी रहेगी, मतलब कितना हम जो है वो बेसिकली इसके अंदर ग्रो करेंगे। तो पहले ही दिन जो कि हमारा बजटरी सेशन होता है, बेसिकली 1 फरवरी को बजट आता है, तो 31 जैन को मतलब एक दिन पहले निर्मला सीतारमन जी जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं फाइनेंस की, उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट किया 2022-23 का, पार्लियामेंट के अंदर रखा और उन्होंने बताया कि इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर 24 में जो जीडीपी रहने वाला है वो 6 से 6.8% के बीच में रहेगा। लेकिन और भी कई चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहेगा, ये तो अभी की प्रेडिक्शन है। अगर इस तरह की सिचुएशन रहती हैं जो अभी चल रही हैं, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो ग्लोबली हो रही हैं, बाकी डिपेंड करेगा कि किस तरह के हालात बनते हैं, लेकिन अदरवाइज 6 से 6.8% के बीच में इंडिया का जीडीपी रहने वाला है फाइनेंशियल ईयर 24 में, मतलब 23-24 में। और इकॉनमी जो है फाइनेंशियल ईयर 23, क्योंकि अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी 2 महीने जो है बेसिकली पेंडिंग है, तो 7% तक जो है वो ग्रो कर सकती है, 7% तक ग्रो कर सकती है, जो कि मार्च 2023 तक की हम बात कर रहे हैं, अभी 2 महीने पड़े हुए हैं। और 8.7% ग्रो किया था फाइनेंशियल ईयर 22 में। आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर इसमें देखें हम यहाँ पे, तो अब देखो हम 8.7% जो है वो ग्रो कर रहे थे 21-22 में, लेकिन पेंडेमिक के टाइम पर आपको पता ही है कि माइनस में चले गए थे, -6.6% था। और इससे पहले
3.7% पे हमने ग्रो किया था। लेकिन अगर आप देखोगे अभी हमारा टारगेट है कि हम मार्च तक जो हैं वो 7% तक ग्रो करेंगे और आने वाले टाइम में फाइनेंशियल ईयर 24 में 6 से 6.8% तक ग्रो करेंगे। लेकिन बाकी डिपेंड कर रहा है कि किस तरह की पोजीशन बेसिकली हमारे पास रहेगी। और जो बेसलाइन जीडीपी है फाइनेंशियल ईयर 24 की रियल वैल्यूज़ में अगर आप देखोगे तो वो 6.5% रहने वाली है। अगर नॉमिनल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग देखोगे तो 11% रहेगी, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। तो 7 और 8.7%, मतलब 8.7 से अब हम थोड़ा सा स्लो डाउन हो गए, रशिया यूक्रेन की वॉर के कारण कह सकते हो कि 7% आ गया है। और ग्लोबल एजेंसीज जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने भी बताया कि इंडिया बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा, 6.5 से 7% ग्रो करेगा, जबकि पूरा वर्ल्ड इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं करेगा, लेकिन इंडिया जो है वो 6.5 से 7% तक ग्रो ज़रूर करेगा। तो आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर 20 में हमारे हालात जो है वो बेसिकली क्या थे। फिर फाइनेंशियल ईयर 21 में तो हम नेगेटिव में ही चले गए, मैंने बताया कि -6 तक पहुंच गए थे। उसके बाद फिर हमने फाइनेंशियल ईयर 22 में हमने ग्रो किया है 8% के आसपास बेसिकली अगर आप देखोगे, लेकिन अब हमारा टारगेट है कि हम 7% तक जो है वो ग्रो करेंगे। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं हम यहाँ से कि हमने जो है वो रिकवरी कर ली है, मतलब पेंडेमिक से हम रिकवर कर चुके हैं। इसलिए पहले चैप्टर का नाम क्या था, स्टेट ऑफ द रिकवरी, रिकवरी कंप्लीट। मतलब हम पेंडेमिक से निकल के जो हैं वो रिकवरी पे पहुंच चुके हैं और रिकवरी जो है वो बेसिकली कंप्लीट हो गई है, क्योंकि दोबारा से हम उसी ग्रोथ रेट के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है ग्लोबल ग्रोथ प्रोजेक्शन जो बेसिकली की है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने। स्टैंडर्ड पुअर कहता है कि इंडिया 7.3 पे ग्रो करेगा फाइनेंशियल ईयर 23 में, मतलब मार्च 2023 तक हम यहाँ तक ग्रो करेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है कि 7% तक, मूडी भी कह रहा है 7%, फिच भी कह रहा है 7%, गोल्डमैन सैक कह रहा है 7%। सबसे इंपॉर्टेंट है आरबीआई का। आरबीआई जो कहता है, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आरबीआई कहता है कि हम 6.8% पे ग्रो करेंगे। एसबीआई क्या कह रहा है, वो भी कह रहा है 6.8 पे, आईएमएफ भी 6.8 पे। तो ये तीनों आपको याद रखने ही रखने हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये मार्च 2023 तक की बात हो रही है, लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा है कि 7% तक हम पहुंच सकते हैं। तो अब इंडिया का इकोनॉमिक रेजिलियंस या ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हो सकते हैं, मतलब हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं या किस तरह से हम अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं कि हम इन टारगेट्स को अचीव कर सकें। सबसे पहले हमारा टारगेट ही जो है वो इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्शन के ऊपर काम करता है। तो हमारा टारगेट जो है वो 6.5 से 7 है। अगर आप ऑन एन एवरेज देखोगे 6.5 से 7% है। इस साल का देख लो या अगले साल का देख लो, तो उसमें हमने इतना टारगेट जो है वो रखा हुआ है। तो मतलब इतने प्रॉब्लम चल रही हैं पूरे वर्ल्ड में, उसके बाद भी हमारा टारगेट जो है वो ग्रो करने का इतना है। तो इसका मतलब हमारे पास जो है वो कुछ पक्के हमने रखे हुए हैं ड्राइवर्स, जिसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ सकते हैं। रियल ग्रोथ ड्राइवर्स बेसिकली क्या हैं? रियल ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, एक तो डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है, अगर वो बढ़ती है मतलब डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपेंडिचर हो, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट हो। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट होती है तो जो है वो हम कह सकते हैं कि हम जो है वो इतने पेस से ग्रो कर सकते हैं। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट होती है, और साथ ही साथ अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ती है या प्राइवेट एक्सपेंडिचर जो है वो बेसिकली बढ़ता है, तो इंडिया में ग्रोथ होने के चांसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैं। डोमेस्टिक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जिसकी हम बात कर रहे थे, क्योंकि जो अभी रिपोर्ट आई है मोतीलाल ओसवाल इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स की, तो उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि इंडिया में प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो बढ़ गई है पिछले 5 महीने में। इसलिए मैं बात कर रहा था प्राइवेट कंजम्पशन की या प्राइवेट एक्सपेंडिचर की, तो वो 5.6% ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है, जिसके कारण ऑटो सेल्स भी जो हैं वो बढ़ रही हैं, या और भी कई सर्विसेज में जो हैं वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या पैसा खर्च कर रहे हैं, जिसके कारण जो है वो इंडिया में ग्रोथ हो रही है। क्योंकि पैसा मार्केट में आ रहा है तो इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिसके कारण ग्रोथ हो रही है। तो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है डोमेस्टिक जो एक्सपेंडिचर है या जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है या कंजम्पशन है। ग्लोबल स्टैगफ्लेशन, इससे उबरना बहुत ज़रूरी है। ग्लोबल स्टैगफ्लेशन से तो हम फोकस कर रहे हैं कि एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान की जाए और साथ ही साथ इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर सके। तो इस स्टैगफ्लेशन से अगर निकल जाते हैं तो भी हम कह सकते हैं कि हम आगे ग्रोथ कर सकते हैं। बूस्ट इन डिमांड एंड कंजम्पशन पैटर्न, तो पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि कंजम्पशन पैटर्न अगर बढ़ता है, प्राइवेट कंजम्पशन साथ खास तौर से अगर बढ़ती है और डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड बढ़ने का मतलब है कि लोगों के पास पैसा आ रहा है तो लोग चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं।
अगर लोग डिमांड कर रहे हैं तो इसका मतलब उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करेगा तो इन्वेस्टमेंट होगी, जिसके कारण जो है वो ग्रोथ आगे हो सकती है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम ज़्यादा इन्वेस्ट करके जो है वो पैसे को लेके आ सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली सरकार कर सकती है इसमें। तो ओनली हाउसिंग की बात ही नहीं कर रहे इसमें, हर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऑन जनरल बात कर रहे हैं, तो सरकार को अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ाना होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली वो एक्सपेंडिचर है जिससे एज सच सरकार को कोई इनकम नहीं होगी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो है वो कई लोगों को रोजगार मिलेगा। जब रोजगार मिलेगा इसका मतलब मार्केट में उस पैसे को खर्चेंगे, जिसके कारण जो है वो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग हम पहले ही बात कर चुके हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना पड़ेगा। वो किस तरह से, अगर डिमांड बढ़ेगी तो इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपने आप ग्रो करेगा। एक्सपोर्ट की डिमांड को भी बढ़ाने से काम चल सकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ जाती है तब भी इंडिया में प्रोडक्शन जो है वो राइज करेगी, जिसके कारण जो है मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। इक्विवेलेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़, मतलब हमें क्रेडिट जो है वो देना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट अगर प्रोवाइड करेंगे तभी जो है वो जाके इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होगा। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगी तो बाय डिफ़ॉल्ट ग्रोथ होगी। मेंटेनिंग ग्रोथ इंडिकेटर्स फॉर द बैंकिंग सेक्टर, तो इसका मतलब यही है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको किसी तरह से कम किया जा सके, मतलब जो लोन बैंक ने दिया हुआ है वो हम किसी तरह से क्या कर सके, कम कर सके, और आगे से हमने ऐसा किया भी है। एडिक्वेट बजटरी सपोर्ट, मतलब हमारे पास इतना यार पैसा भी होना चाहिए कि हम वो पैसा दे सकें और उसके ऊपर कोई रिस्क भी ना हो, और उस पैसे के ऊपर अगर कोई रिस्क नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास हेल्दी ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, हम हेल्दी इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं बेसिकली जिसके कारण इंडिया ग्रो कर सकता है। आपको अगर कहीं पे मेंस में लिखना भी पड़ रहा है तो आप यहाँ से कुछ पॉइंट्स को ले भी सकते हैं। इंडिया की इंक्लूसिव ग्रोथ, अब इंडिया की इंक्लूसिव ग्रोथ अगर हम कई फैक्टर्स देखें तो इंडिया की इंक्लूसिव ग्रोथ तो है ही है, मतलब हर बंदे को साथ में लेके चलने की ग्रोथ है, तो उसको हम कहते हैं इंडिया की इंक्लूसिव ग्रोथ। इंडिया के अंदर हर बंदा जो है बेसिकली ग्रो कर रहा है, जिसमें पहला जो हमें पॉइंट यहाँ से मिल जाता है कि जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आता है हमारे पास, उसमें बताया गया कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है जिनकी आयु 15 साल से ऊपर है वो कम हो गया है। तो ये एक अच्छा साइन जो है वो देखा गया है कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बेसिकली कम हो गई है, क्योंकि अगर आप देखोगे लाइक सितंबर 2022 और इसको अगर आप कंपेयर करते हो सितंबर 2021 वाले क्वार्टर से, तो इसमें जो डिफरेंस है वो 7.2% का है। तो मतलब इतनी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो गई है, क्योंकि हम पहले बात कर रहे थे स्टैगफ्लेशन की। तो स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट भी थी और इन्फ्लेशन भी थी। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो यहाँ पे क्या हुआ है, कम हुआ है। और साथ ही साथ अगर आप कहोगे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी अगर हम देख लें तो उसमें भी आपको ये पता लगेगा कि पेंडेमिक के कारण जो है वो स्लो डाउन जरूर हो गया था, लेकिन अब दोबारा से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो चेंज होनी स्टार्ट हो गई है। दोबारा से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में इम्प्रूवमेंट होनी स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट, जॉब क्रिएशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो होनी स्टार्ट हो गई है जॉब क्रिएशन, और जॉब क्रिएशन अपीयर्स टू हैव मूव्ड इनटू अ हायर ऑर्बिट विद द इनिशियल सर्ज इन एक्सपोर्ट। अब जॉब क्रिएशन का बड़ा कारण जो है वो क्या बन रहा है कि एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी होनी स्टार्ट हो गई है। पेंटअप डिमांड का यहाँ पे मतलब बेसिकली क्या है, जॉब क्रिएशन जो है वो पेंटअप डिमांड जो है वो रिलीज कर रही है। पेंटअप डिमांड का मतलब है कि जब कंज्यूमर डिमांड बढ़ रही हो हर चीज़ की, चाहे वो गुड्स है चाहे वो सर्विसेज हैं, उसकी डिमांड बढ़ रही हो टाइम टू टाइम। और टिपिकली जब पूरे वर्ल्ड में रिसेशन चल रहा हो और किसी जगह पे लोगों की डिमांड जो है वो बढ़ रही हो, तो उसको हम क्या कह देते हैं, पेंटअप डिमांड बेसिकली नाम दिया जाता है। तो एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब पेंटअप डिमांड जो है वो हो रही है, मतलब लोगों की डिमांड बढ़ रही है गुड्स एंड सर्विसेज को लेके। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब लोगों की डिमांड बढ़ेगी तभी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगी, जिसके कारण सरकार जो है वो फिर खर्चा करती है। और फिर सरकार कई तरह के खर्चों में अपनी स्कीम स्टार्ट करती है, जैसे कि सरकार ने एक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को स्टार्ट किया था, जिसमें उन्होंने इन छोटे उद्योगों को पैसा देना स्टार्ट किया और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से वो बाहर लेके आए, क्योंकि पेंडेमिक के कारण वो पैसा कमा नहीं पाए, तो पैसा जो लिया हुआ था वो वापस नहीं कर पाए, जिसके कारण सरकार ने कहा कोई बात नहीं, हम आपको इमरजेंसी फंड जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जॉब क्रिएशन की जब हम बात करें तो एमजी नरेगा ने बहुत बड़ा काम किया है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें 100 दिन का काम जो है वो देना ही देना है, तो उसने बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले किया है।
फिर हमारे पास नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, जिसके अकॉर्डिंग ये बताया गया कि हमने हेल्थ के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है, चाहे वो स्टंटिंग के अंदर हो, चाहे वेट के अंदर हो, तो हमने हर तरह के अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट की है। हमने फर्टिलिटी रेट में इम्प्रूवमेंट की है, हमने वुमेन एम्पावरमेंट में इम्प्रूवमेंट की है, हमने जेंडर बाइसिंग जो होती थी पहले तो वो हमने इम्प्रूव किया है बहुत ज़्यादा। तो हमने टाइम टू टाइम जो है वो रूरल वेलफेयर जो स्कीम्स हैं उनके थ्रू इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया है। और किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। पीएम किसान हमारे पास स्कीम है, जिसके अकॉर्डिंग हम रूरल पॉपुलेशन को जो है वो बेनिफिट देते हैं ताकि वो अपनी इनपुट कॉस्ट को जो है वो किसी तरह से कम कर सकें। और प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें उनको फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दिया जाता है, तो उसमें भी बड़ी सहायता जो है वो उनको मिली है। तो ये सारे के सारे इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि इंडिया किस तरह से इंक्लूसिवली ग्रो कर रहा है, किस तरह से आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली एक चैप्टर है फिस्कल डेवलपमेंट्स। फिस्कल डेवलपमेंट्स का बेसिकली मतलब है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना है। मतलब इसमें सिंपल सा अगर हम फंडा लें तो हमारा खर्चा कितना है, एक्सपेंडिचर, हमारा रेवेन्यू कितना है, हमारी इनकम कितनी है। तो एक्सपेंडिचर से अगर इनकम को माइनस कर रहे हैं तो बेसिकली हमारे पास एक सही हालात आ जाते हैं कि इनकम ज़्यादा है या एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। तो इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री है तो हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, रेवेन्यू कम है, तो हम फिर उसको क्या कह देते हैं, फिस्कल डेफिसिट कह देते हैं। तो डेफिसिट का मतलब ही ये है कि हम बेसिकली इनकम में वीक हैं और एक्सपेंडिचर हम ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन एक गुड साइन भी माना जाता है कि सरकार लोगों के लिए काम कर रही है, खर्चा ज़्यादा कर रही है। तो कहीं ना कहीं से वो पैसा जो फिर मैनेज करना है, जो कम रह गया है, वो फिर हम बोरो करते हैं, तो हमारी बोरिंग्स बढ़ जाती हैं, हमारे पास जो कर्जा है वो बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट ऑन ट्रैक टू अचीव द फिस्कल डेफिसिट टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। तो सरकार ने कहा है कि हम जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट था वो हम पूरा कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम फिस्कल डेफिसिट को आने वाले टाइम पीरियड के अंदर कम कर सकें। तो ग्रोथ तो हम पहले देख चुके हैं, तो ये है फिस्कल डेफिसिट। 2019-20 में 4.7% फिस्कल डेफिसिट था। मतलब जितना टोटल हमारे पास एक्सपेंडिचर था और रेवेन्यू में जो गैप था वो 4.7% का था। और 2020-21 में फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया बहुत ज़्यादा, 9.2% हो गया पूरी जीडीपी का। ये इसलिए क्योंकि पेंडेमिक के कारण जो है वो रेवेन्यू तो बहुत कम आया लेकिन एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण गैप बढ़ गया, लोन बहुत ज़्यादा लेना पड़ा। तो 9.2% तक जो है वो फिस्कल डेफिसिट पहुँच गया। फिर हमने किसी तरह से इसको कम करने की कोशिश की है। 2021-22 में 6.7% तक जो है रहा। अब 2022-23 का ये अनुमान है कि हम 6.4% तक इसको रख पाएंगे। मार्च एंड तक जो है वो 6.4% तक इसको रखने की पूरी कोशिश जो है वो सरकार की रहेगी। और अब देख सकते हो जिस तरह से कन्फ्लिक्ट चल रहा है यूरोप के अंदर, जब पूरी तरह से पूरे वर्ल्ड में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, इसके अंदर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है। फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जो भी मेन असेंशियल कमोडिटीज़ हैं सबके प्राइसेस जो हैं वो बेसिकली बढ़ रहे हैं। लेकिन अब साथ ही साथ गवर्नमेंट की फंडिंग जो है वो भी इसमें इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि इन चीज़ों के प्राइसेस बढ़ गए हैं तो गवर्नमेंट की फंडिंग भी बढ़ गई है, जिसके कारण जो है वो रेवेन्यू उतना आ नहीं रहा, जिसके कारण फिस्कल डेफिसिट जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए हम फोकस कर रहे हैं कि हम फिस्कल डेफिसिट को किसी तरह से आने वाले टाइम पीरियड में कम कर सकें। अब फिस्कल डेफिसिट कम कैसे होगा? कम होगा इस रेवेन्यू वाले सोर्स से, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो सरकार कम कर नहीं सकती, एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा ही। इससे जो कोशिश है कि रेवेन्यू भी बढ़ जाए, मतलब सरकार की इनकम भी बढ़ जाए, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इनकम के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, हमें रेवेन्यू को बढ़ाना होगा। किस तरह से बढ़ाएंगे? हमारा सोर्स क्या है? टैक्स है। टैक्स कंप्लायंस बढ़ानी होगी, लोगों को मोटिवेट करना होगा टैक्स भरने के लिए। टैक्स बेस बढ़ाना होगा, पहले कम लोग फिल करते थे, अब ज़्यादा लोगों को फाइल करना पड़ेगा टैक्स, तो रिटर्न फाइलिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और जिस तरह से अभी सरकार ने छोड़ दी है बजट के अंदर, तो इस तरह से टैक्स जो है वो फाइलिंग वाले लोग बढ़ जाएंगे, तो अपने आप ही टैक्स जो है वो आना धीरे धीरे करके स्टार्ट हो जाएगा। और डायरेक्ट टैक्सेस में जो है वो बेसिकली खास तौर से बढ़ोतरी हुई है। जीएसटी कलेक्शंस में बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो यहाँ पे बढ़ोतरी होनी स्टार्ट हुई है। अगर आप जीएसटी कलेक्शंस को यहाँ पे देखोगे तो ये रही जीएसटी कलेक्शंस, तो आप देखोगे हर मंथ ऑन एन एवरेज, अगर आप फाइनेंशियल ईयर 18 में देखते हो तो लगभग इतने जो है वो हमारे पास 0.90 लाख करोड़ रुपीस जो है वो हमारे पास हर महीने आए, और अब जो है वो 1.49 लाख करोड़ रुपीस हर महीने आ रहे हैं। तो जीएसटी कलेक्शंस जो है वो बेसिकली टाइम टू टाइम जो है वो बढ़ रही हैं।
लेकिन सरकार का अगर आप देखोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी जो है वो बढ़ रहा है। आप देखो 3.3% तक जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो पहुंचा है। तो गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से ऐसे सरकार को कोई इनकम नहीं होती, लेकिन ये कोई भी तरह का ऐसा एक्सपेंडिचर हो सकता है जहां पे सरकार कुछ ऐसा खर्च करती है जिससे सरकार को देरी से इनकम आनी स्टार्ट होती है, तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। मतलब वो पैसा जो अच्छा खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब वो खर्चा जो अच्छा खर्चा है। अच्छा खर्चा वही होगा जो आपको बाद में जाके क्या देगा, इनकम देगा, लेकिन फिलहाल वो क्या है, आपके लिए खर्चा है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली नाम दे दिया जाता है। तो मोडेस्ट ग्रोथ इन डेट टू जीडीपी फॉर इंडिया रिलेटिव टू पीयर्स, मतलब कहने का मतलब है कि इंडिया की डेट टू जीडीपी रेशो जो है वो थोड़ी सी आप कह सकते हो कि जो है वो इंक्रीज हुई है, क्योंकि कोविड था तो उसके कारण जो है वो बहुत से चेंजेस जो है वो आने स्टार्ट हुए। लेकिन आपको इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं, इसमें सिर्फ इतना कि आपने याद रखना है कि फिस्कल डेफिसिट बेसिकली यहाँ पे दिया गया है। और कई तरह की कस्टम ड्यूटीज़ जो भी लगाई गई हैं, एक्साइज ड्यूटीज़ भी लगाई गई हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ही समझदारी से काम किया है इन एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी के ऊपर। जब कोविड था तो उस टाइम पे ऑयल के प्राइसेस जो है वो कम हो गए थे, क्रूड ऑयल के ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे, तो हमने एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया। फिर हमने धीरे धीरे करके जैसे जैसे कोविड जो है वो हटता गया तो क्रूड ऑयल का प्राइसेस ग्लोबल लेवल पे बढ़ता रहा, तो हमने एक्साइज ड्यूटी को कम करना स्टार्ट कर दिया। लाइक नवंबर 2021 मई 2022 में हमने 2 फेजेस में एक्साइज ड्यूटी को फिर धीरे धीरे करके कम किया। तो अगर दूसरी तरफ से हमारे पास कोविड के टाइम पे इनकम कम होनी स्टार्ट होगी तो हमने सोचा कि एक्साइज से हम जो है वो बेसिकली इस तरह सा काम कर ले, तो बहुत ही बड़ा ग्रोथ फैक्टर जो है बेसिकली ये रहा है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट था फिस्कल डेवलपमेंट्स। आपने इसको याद रखना है कि हम जीएसटी कलेक्शंस को बेसिकली क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण हम आगे जा रहे हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप देख चुके हो, अब जीएसटी कलेक्शन देख चुके हो। फिर हमारे पास आता है मॉनेटरी मैनेजमेंट। मॉनेटरी मैनेजमेंट का बेसिकली यहाँ पे मतलब है कि किस तरह से सरकार मैनेज कर रही है पैसे को, किस तरह से सरकार के पास पैसा आ रहा है, या किस तरह से सरकार मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर काम कर रही है। क्या क्या मॉनेटरी इंडिकेटर्स हैं, पैसे के इंडिकेटर हैं, जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि सरकार के पास एज सच अच्छा बैलेंस है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आरबीआई ने रिसेंटली 225 पॉइंट जो हैं वो पॉलिसी रेट्स में बढ़ाए हैं। मतलब आप बेसिकली इसमें अगर बात करोगे तो रेपो रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 6.5% तक जो है वो रेपो रेट पहुंच चुका है। तो रेपो रेट मैं पहले भी बता चुका हूं कि आरबीआई बैंक्स को जो पैसा देता है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। अब बैंक के लिए लोन महंगे हो गए तो बैंक आगे भी क्या कर देगा, महंगे कर देगा। तो महंगे कर देगा इसका मतलब पहले से कम लोग रह जाएंगे लोन लेने के लिए, पहले से कम रह गए तो इसका मतलब क्या हो गया, मार्केट में पैसा नहीं पहुंचेगा, जिसके कारण लोग पैसे को नहीं खर्च पाएंगे। इन्फ्लेशन को हम, महंगाई को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है जब आप महंगाई को कंट्रोल करते हो कि ग्रोथ जो है वो सेक्रीफाइस हो जाती है, ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती है। तो इसलिए हम साथ में ग्रोथ को भी लेके चल रहे हैं, इन्फ्लेशन भी कम करनी है, तो दोनों चीज़ों को बहुत ही मुश्किल है मैनेज करना। लेकिन हम ग्रोथ के लिए दूसरे एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं कि कंज्यूमर डिमांड को बढ़ाया जाए, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जा सके, मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ाया जा सके, तो इस तरह से हम ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, रेपो रेट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। मैं आपको अभी बता के हटाऊँ कि रेपो रेट्स जो है वो बहुत बढ़ा, क्योंकि पूरी मॉनेटरी पॉलिसी रेपो रेट के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो रेपो रेट को बढ़ाया जा रहा है, तो मॉनेटरी पॉलिसी को किसी तरह से टाइट किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रॉस एनपीए रेशो जो है वो 7 साल में कम आ गई है। तो एक बहुत ही रिलीफ है, बहुत ही बड़ी बात है कि जो हमारे पास एनपीए रेशो है वो कम हो गई है। एनपीए रेशो कम होने का मतलब ही ये है कि जो बैंक के एसेट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हो गए, जो बैंक लोन दे रहा है बेसिकली वो बहुत ही अच्छा हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर एनपीए कम हो जाते हैं, ये मतलब पिछले 10 सालों में भी अगर आप देखोगे ना, ये सबसे लो है एनपीए रेशो जो अभी हमारे पास आई है। तो इसका मतलब है कि बैंक जो है रिकवरीज बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही हैं। आप कह सकते हो कि राइट ऑफ्स हो रहे हैं वो भी मतलब सही तरीके से हो रहे हैं, राइट ऑफ्स या कम हो चुके हैं आगे से। और हम कह सकते हैं कि अगर ये पूरा का पूरा ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम हो रहा है तो जो बैंक के कॉन्फिडेंस है लोन देने में वो भी जो है वो इंक्रीज होगा आने वाले टाइम पीरियड के अंदर। नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ जो है वो डबल डिजिट तक पहुंच चुकी है। मतलब अगर एनपीए कम हो रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है बैंक का, तो सिर्फ एग्रीकल्चर को अगर छोड़ दें तो उसमें भी जो बैंक्स हैं उन्होंने आगे क्रेडिट जो है वो बहुत ज़्यादा दिया है, क्रेडिट ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा हुई है। लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट ने कुछ सिक्योरिटीज़ इशू की
उससे भी गवर्नमेंट के पास यील्ड जो है वो बहुत ही अच्छा आया, मतलब 10 साल के जो बॉन्ड्स हैं वो सरकार ने इशू किए और लोगों का इंटरेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा देखा गया कि 7.3% तक जो है वो मंथली एवरेज यील्ड जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में देखा गया और इवन बाद में ये 7.5% तक भी जो है वो पहुंच गया था। लेकिन मतलब आप देख सकते हो कि सरकार का विश्वास है और इतनी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है जिसके कारण जो है वो इनका यील्ड जो है वो बहुत ही अच्छे से देखा गया है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे इंडिया का स्टॉक मार्केट में परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही अच्छा रहा है। मतलब आप देख सकते हो कि पूरे वर्ल्ड में किस तरह से पैंडेमिक चल रहा था, अनसर्टेनिटी थी, फिर भी हमारा जो स्टॉक मार्केट में हमारा जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा था। मतलब निफ्टी 50 में अगर आप देखोगे तो उसमें अगर आप ऑन एन एवरेज देखोगे 3.7% का ग्रोथ रहा। मतलब अगर आप सेम टाइम पीरियड पे देखोगे तो पूरे साल के अंदर 31 मार्च तक तो 3.7% तक ग्रोथ देखा गया। लेकिन अगर आप देखोगे सेंसेक्स का भी जो 31 मार्च 2022 के बाद से लेके दिसंबर 2022 तक अगर आप देखोगे तो उसमें 3.9% तक का ग्रोथ देखा गया। तो मार्च से लेके दिसंबर 2022 तक ये ग्रोथ निफ्टी और सेंसेक्स में देखा गया। तो स्टॉक मार्केट ने बहुत ही अच्छे से बेसिकली काम किया है। नेक्स्ट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो बेसिकली कम हो गई थी ड्यूरिंग द कोविड-19। तो जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे उन्होंने बहुत तेज़ी से इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, इक्विटी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया, जिसके कारण फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो ज़रूर कम होगी लेकिन इंडिया की इन्वेस्टमेंट खुद की बढ़नी स्टार्ट हो गई। तो नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो बेसिकली बराबर सी रही, या आप कह सकते हो कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने बहुत तेज़ी से इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो ये बता रहे हैं कि इंडिया का मॉनेटरी मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही अच्छे से चल रहा है। खास करके आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करके बैठा हुआ है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्फ्लेशन का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि महंगाई जो है वो बढ़ रही है। तो दो तरीके से बेसिकली हम देखते हैं, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे देखते हैं, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स पे देखते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप देखोगे मेन तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है आजकल के दौर में, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब है जो हम बायर्स हैं, जो रिटेल बायर्स हैं, वो कितने प्राइस पे खरीद रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन मापी जाती है। होलसेल नाम से पता लग रहा है कि होलसेल बिजनेसेस जो हैं वो दूसरे बिजनेसेस को कितने में बेच रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं चीज़ों को, तो उसके बेसिस पे ये देखा जाता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर अगर इन्फ्लेशन को देखें तो अगर आप 2021-22 के मुकाबले देखोगे तो ये बढ़ेगी, 6.8% तक रहेगी। क्योंकि आप देख सकते हो कि जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में जो यूरोप की वॉर के कारण, या आप कह सकते हो यूक्रेन और रशिया की वॉर के कारण जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके कारण जो है वो इन्फ्लेशन खास कमोडिटीज़ की बढ़ रही है, क्रूड ऑयल की बढ़ रही है, जिसके ऊपर जो चीज़ें डिपेंडेड है वो भी बढ़ रही है। तो सरकार बहुत सी चीज़ें कर रही है इस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई। एक्सपोर्ट ड्यूटी किस चीज़ के ऊपर लगाई? राइस के ऊपर लगा दी, ब्राउन राइस के ऊपर लगा दी, ठीक है, मिल्ड राइस के ऊपर लगा दी, ताकि अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी तो इसका प्राइसेस फॉरेन मार्केट में बढ़ जाएगा, तो यहाँ से एक्सपोर्ट बेसिकली नहीं होगा और डोमेस्टिक मार्केट में वो रह जाएगा। तो कोविड के कारण जो है वो बेसिकली फूड इन्फ्लेशन जो है वो होनी स्टार्ट हो गई थी, जिसके कारण वो प्राइसेस जो है बढ़ने स्टार्ट हो गए थे। प्राइसेस बढ़ने का कारण यही है कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, जिसके कारण प्राइसेस बढ़ने स्टार्ट हो गए। तो इसलिए उस सप्लाई को पूरा करने के लिए ये काम कर दिया और एक्सपोर्ट से भी इनकम होनी स्टार्ट हो गई। एक्सपोर्ट ड्यूटी के कारण वो प्राइसेस जो हैं वो फॉरेन मार्केट में बढ़ गए, जिसके कारण जो है वो हमने भी प्राइसेस फॉरेन मार्केट में बढ़ा दिए, लेकिन डोमेस्टिक के लिए हमने प्राइसेस नहीं बढ़ाए। तो और भी कई तरह के मेजर्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने किए हैं, जिसमें एक है कि इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो हमने कई इनपुट्स के ऊपर जो है वो ज़ीरो कर दी। जैसे कि फेरोनिकल के ऊपर, कोल के ऊपर हमने इंपोर्ट ड्यूटी को ज़ीरो कर दिया, जिसके पीछे कारण यही था कि अगर इनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देंगे या ज़ीरो कर देंगे तो इसका प्राइस बेसिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि महंगाई ऑलरेडी बढ़ी हुई है। फिर एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल के ऊपर हमने फेस वाइज जो है रिड्यूस कर दी। मैंने बताया कि जब कोविड था तो उस टाइम पे हमने पेट्रोल के ऊपर या फिर डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगा के जो है वो हमने उसको बूस्टअप कर दिया, मतलब हमने अपनी इनकम को बूस्टअप कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है बहुत ही लो हो गए थे फॉरेन मार्केट में। तो प्राइसेस उतने ही रहे क्योंकि हमने इंडिया के अंदर हमने एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया, उससे गवर्नमेंट को इनकम होनी स्टार्ट हुई। लेकिन फेज वाइज हमने नवंबर 2021 में, मई 2022 में क्या कर दिया, फिर इसको धीरे धीरे करके कम कर दिया क्योंकि प्राइसेस बढ़ने स्टार्ट हो गए। फिर हमने कॉटन के ऊपर जो है वो कस्टम ड्यूटी वो हमने ख़त्म कर दी। उसके पीछे भी कारण यही था कि प्राइसेस जो है वो बेसिकली क्या हो जाए, कम हो जाए।
फिर हमने कहा कि वीट का एक्सपोर्ट जो है वो ना किया जाए, उसके ऊपर बैन लगा दिया क्योंकि इंडिया के अंदर ही प्रॉब्लम चल रही है, जिसके कारण जो है वो हमने कहा कि बाहर मत भेजो, पहले डोमेस्टिक कंजम्पशन को क्या किया जाए, पूरा किया जाए। तो सरकार ने और भी कई तरह के स्टेट्स और यूटीज़ के लिए काम किया, जैसे 1.5 मिलियन टन स्टेट्स और यूटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। डिसाइड किया गया कि डिस्काउंटेड रेट पे जो है वो स्टेट्स और यूटीज़ को दिया जाए अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स के अंदर, ताकि किसी भी तरह की फूड इन्फ्लेशन बेसिकली ना हो। और चना को स्पेशली 8 रुपीज़ पर केजी डिस्काउंटेड प्राइस पे जो है वो स्टेट्स और यूटीज़ को दिया गया। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड किया एडिबल ऑयल एसोसिएशन के साथ मिलके कि मैक्सिमम जो रिटेल प्राइस है एडिबल ऑयल का वो भी 15 रुपये पर लीटर जो है वो क्या किया जाए, कम किया जा सके। और वो भी इमीडिएट इफेक्ट से किया गया ताकि लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। फिर कई तरह की स्कीम्स के अंतर्गत जो है वो सरकार ने सोचा कि हम जो है वो इन्फ्लेशन को कम करें, जैसे कि प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, या स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम है। इसके तहत भी हमने कोशिश की है कि किसी तरह से हम रूरल एरियाज़ की डेवलपमेंट कर सकें और किसी तरह से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। और रूरल इकॉनमी के ऊपर बहुत बड़ा खास करके सरकार का फोकस रहा है। तो फॉरेन रिजर्व की यहाँ पे बात करें, फॉरेन रिजर्व थोड़े से वीक ज़रूर हुए हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे 607 हमारे पास बिलियन डॉलर जो है वो फॉरेन रिजर्व था, मतलब डॉलर में हमारे पास इतने पैसे जो है पड़े हुए थे, लेकिन अब जो है वो 563 बिलियन डॉलर जो है वो हमारे पास पड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा फॉरेन एक्सचेंज अगर आप देखोगे पिछले साल के मुकाबले कम ज़रूर हुआ है, लेकिन 2020-21 के मुकाबले अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट बराबर है। तो 563 बिलियन डॉलर है, ये रिकॉर्ड हाई तक पहुंच गया था, 624 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया था, तो जो कि एक रिकॉर्ड था इंडिया के लिए। लेकिन अब 563 बिलियन डॉलर, अपने सिर्फ फिगर को बेसिकली यहाँ से याद रखना है। सर्विस सेक्टर ग्रोथ के बारे में अभी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं। जब भी हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ें हाईलाइट मेन होती हैं, एक तो हेल्थ हो गया, एक एजुकेशन हो गया। ये दोनों पिलर्स हैं इकॉनमी के, क्योंकि किसी भी इकॉनमी को एक एसेट बनाने के लिए, एक आप आगे जाके यूटिलाइज करने के लिए, वो आपकी देश के लिए तरक्की का कारण बने, तो इन दो चीज़ों के ऊपर बहुत ज़रूरी है फोकस करना। तो इसलिए सरकार ने दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस किया। अगर हम खास तौर से एजुकेशन की बात करें तो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, बिल्कुल बढ़ाया है। हमने पहले भी बात की, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो सरकार का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। सरकार की जो प्राइम मिनिस्टर श्री स्कूल स्कीम है, जिसके अंतर्गत 14,500 स्कूल्स को बनाया जाएगा, उसको बेसिकली फाइनेंशियल आउटले मिल चुका है, पैसा मिल चुका है। फाइनेंशियल ईयर 23 से 27 तक इस स्कीम को आगे चलाया जाएगा। IITs को बढ़ाया जाएगा, IIMs को बढ़ाया जाएगा, ताकि देश में जो ग्रेजुएशन का लेवल बढ़ रहा है, जो ग्रेजुएट्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर बंदा जो है वो ग्रेजुएट कर रहा है, और एक अच्छे कॉलेज से करे, IITs बढ़े, IIMs बढ़े, ताकि देश की तरक्की जो है वो हो सके और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्च हो। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है, तो अर्बन एम्प्लॉयमेंट जो है वो आप कह सकते हो कि जो पैंडेमिक से पहले का टाइम पीरियड था उतने पे ही पहुंचने वाली है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, जिसके कारण ये सारे फैक्टर ये बता रहे हैं कि किस तरह से हमने अलग अलग चीज़ों के ऊपर काम किया है, सोशल सेक्टर के अंदर काम किया है। और अगर आप हेल्थ की बात करोगे तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हेल्थ के अंदर भी इम्प्रूव हुआ है। सरकार की एक बहुत ही अच्छी स्कीम चल रही है, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, जिसके तहत 5 लाख रुपए जो हैं वो एक फैमिली को दिए जाते हैं, जिसमें उनको एक कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है अलग अलग तरह की बीमारियों का। तो इसमें 22 करोड़ जो बेनिफिशरीज़ हैं वो हिस्सा ले चुके हैं, मतलब 22 करोड़ लोग जो हैं वो इससे अपना इलाज करवा चुके हैं। हेल्थ सेक्टर ग्रांट्स जो हैं वो लोकल बॉडीज़ को दे दी गई हैं, तो कम्युनिटी सेंटर्स हैं, लोकल जो हमारे पास डिस्पेंसरीज़ हैं, वो लोकल बॉडीज़ को कह दिया कि आप इसको चलाएंगे, तो सरकार जो है वो पैसा बेसिकली लोकल बॉडीज़ को ही भेज रही है। नेक्स्ट, टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया, मतलब फ़ोन पे बातचीत करके जो है वो लोग कोविड के कारण स्ट्रेस में थे, तो उस प्रोग्राम को स्टार्ट करके लोगों की बेहतरी के लिए जो है वो यहाँ पे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया गया। पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोविड-19 वैक्सीन प्रोग्राम जो है वो चलाया गया, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सब लोगों को वैक्सीन किया गया, 2-2 डोज जो है वो बेसिकली लगाई गई। कई तरह के सरकार ने सख्त कदम भी उठाए कि जिन्होंने डोज नहीं लगवाई तो उनको हम ये नहीं प्रोवाइड करेंगे, ये नहीं मिलेगा, जिसके कारण ये बूस्टअप किया गया कि हर बंदे को जो है वो कोविड वैक्सीन की डोज जो है वो लगी हो। तो ये सारे प्रयास जो है वो बेसिकली सरकार ने किए हैं। और भी सोशल सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए सरकार ने अलग अलग स्कीम्स जो हैं वो बेसिकली चलाई हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 22 करोड़ बेनिफिशियरी आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंदर हैं, हम पहले ही बात कर चुके हैं। 2.1 करोड़ हाउसेस जो हैं वो बनाए गए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत। ये बहुत बड़ी बात है कि लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा घर जो हैं वो इसके अंदर बना दिए गए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत।
नेक्स्ट, रूरल हाउस होल्ड्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, लगभग 3 करोड़ रूरल हाउस होल्ड, 3 करोड़ घरों में इलेक्ट्रिसिटी प्रदान की गई सौभाग्य स्कीम के तहत, जो कि सौभाग्य स्कीम कंप्लीट हो चुकी है। ये 31 मार्च 2022 को ये स्कीम जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन फिर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, या आप कह सकते हो कि हमारे पास सौभाग्य स्कीम है। तो इसके तहत जो है वो हमने कई तरह से लोगों तक बिजली को पहुंचाया है। 11 करोड़ टैप वाटर कनेक्शंस जो हैं वो दिए गए जल जीवन मिशन के तहत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्वच्छ पानी जो है वो हर घर तक पहुंचाया। जो पानी से होने वाली बीमारियां थी उसको हमने ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म कर दिया है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। एक जलदूत एप्लीकेशन भी जो है वो हमने स्टार्ट कर दी, जिसमें वाटर लेवल को मेज़र किया जाता है कि जो कुएं हैं उसमें पानी का लेवल जो है वो कितना है, मॉनसून के टाइम पीरियड पे कितना रहा, प्री मॉनसून कितना रहा, पोस्ट मॉनसून कितना रहा। तो उसको मापने के बाद जो है वो हम आइडिया लगाते हैं कि पानी की कोई समस्या तो नहीं है। ये बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट, 13 लाख कैंडिडेट जो हैं वो ट्रेन किए गए। कौन सी स्कीम के तहत? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। तो आप कह सकते हो कि एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसके बाद प्लेसमेंट करवाई जाती हैं। तो इतने लोगों को यहाँ पे स्किल करवाया गया ताकि उनको बहुत ही अच्छे रोजगार जो हैं वो मिल सकें। नेक्स्ट, एलपीजी कनेक्शन जो हैं वो प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 11 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए ताकि जो ट्रेडिशनल कुकिंग थी जिससे कई तरह की बीमारियां होती थी वो ख़त्म किया गया और उनको एलपीजी कनेक्शन जो हैं वो दिए गए। 6.5 करोड़ लोगों को एमजी नरेगा के तहत जो है वो रोजगार दिया गया। मैंने बताया था कि 100 दिन का रोजगार जो है वो उनको मिलेगा ही मिलेगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, तो इतने लोगों को रोजगार जो है वो इसके अंदर दिया गया। और आप प्राइम मिनिस्टर श्री स्कीम के अंदर देख सकते हैं कि 14,500 स्कूल्स को हमने जो है वो बनाना है, अपडेट करना है, तो उसके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। तो लेकिन इसका जो है फाइनेंशियल 27 तक ये स्कीम जो है वो बेसिकली चलेगी। तो ये हमारे पास जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सी स्कीम है। जैसे आप ऊपर भी देख सकते हैं 7.2 लाख किलोमीटर की जो नई रोड्स हैं बेसिकली वो बनाई गई हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंदर। तो मतलब ये बहुत ही बड़ी बात है कि इतने बड़े नेटवर्क के ऊपर जो है वो पैसा खर्च किया जा रहा है और इतना पैसा जो है वो अलग अलग स्कीम्स के ऊपर सरकार लगा रही है, इसलिए सरकार का एक्सपेंडिचर जो है वो बेसिकली बढ़ रहा है। और रूरल हाउसिंग के ऊपर हम जो है बेसिकली काम करें। हमने लगभग 2 करोड़ के आसपास जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के ऊपर काम किया है। कच्चा मकान जो हैं उनको हमने पक्का करने की कोशिश जो है वो की है, उनको हमने अलग अलग तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की स्टार्ट की है। तो हाउसिंग हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, सैनिटेशन हो, स्किल डेवलपमेंट हो, स्कूल्स हो, सोशल सिक्योरिटी हो, हर तरह से हमने जो है वो काम करने की कोशिश की है। तो आपने इनको थोड़ा सा याद रखना है। आपने अगर सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ लिखना है तो यहाँ से आप कुछ पॉइंट्स जो हैं वो उठा सकते हैं। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो इंडिया का टारगेट सामने आ जाता है। इंडिया का टारगेट क्लाइमेट चेंज को लेके क्या है? इंडिया का टारगेट है कि हम नेट ज़ीरो पे आ जाएंगे। कब तक? 2070 तक। नेट ज़ीरो एमिशन का मतलब है कि कार्बन को एमिट नहीं करेंगे 2070 तक। और इंडिया का टारगेट है कि हम जो है हमारा जो एनडीसी टारगेट है, मतलब हम जो क्लीन एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं वो 40% हमने टारगेट रखा था और वो हमने अचीव कर लिया है। और इलेक्ट्रिक कैपेसिटी हमने इतनी इंस्टॉल कर दी है। नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्स जो है वो हमने जो है वो एक्वायर करने स्टार्ट कर दिया है। अब हम फॉसिल फ्यूल्स का कम से कम यूज़ करना चाहते हैं, अब हम रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ करना चाहते हैं। तो इंडिया ने अपना 40% इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से हो 2030 तक, उस टारगेट को बेसिकली अचीव कर लिया है। पहले ही हमने उसको अचीव कर लिया है। नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज जो हैं वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज, सोलर सोर्सेज, ये इंक्रीज़ किए जा रहे हैं। और इंडिया जो है वो एमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देगा। जो भी कार्बन एमिशन इंटेंसिटी है वो इंडिया रिड्यूस कर देगा अपने जीडीपी का 45% जीडीपी का जो आप कह सकते हो कार्बन एमिशन है वो हम 2030 तक जो है वो रिड्यूस कर देंगे। और 45% का बेस ईयर कौन सा है? 2005 लेवल का। सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स जो हैं वो इशू हो रहे हैं, मतलब सिर्फ ग्रीन फंडिंग हो, ग्रीन प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही जो है पैसा लगाया जा सके जिसमें एनवायरनमेंट को ख़राब ना किया जाए। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हाइड्रोजन को पैदा करने के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, ताकि हाइड्रोजन जो है वो एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं कर रहा और इसको एज ए फ्यूल भी यूज़ किए जा रहे हैं। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वो इंडिया को इंडिपेंडेंट कर देगा
2047 तक ये टारगेट रखा गया है कि हम जो है वो हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल बना के हम एनर्जी में जो है वो एक ट्रांजिशनल चेंज लेके आ सकें और हाइड्रोजन को हम जो है वो अलग अलग तरीके से यूज़ करें। तो ये हमारा टारगेट जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है। और मोदी जी ने स्टार्ट किया था लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ताकि हम इन्वायरमेंट को अच्छा कर सकें, उसके लाइफस्टाइल को अपना सकें, साइकिल को यूज़ करें, वॉक करें, ग्रीन इन्वायरमेंट को यूज़ करें। तो ये बेसिकली एक मास मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की गई। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जो हैं वो सरकार इशू कर रही है ताकि ग्रीन फंडिंग जो है वो बेसिकली हो सके। तो इंडिया के अंदर क्लाइमेट एक्शंस जो हैं वो आज से नहीं, मतलब आपको अभी सुनने में थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा कि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर इन्वायरमेंट के टारगेट रखे हैं जो 2030 तक हमने अचीव करने हैं, लेकिन खास बात क्या है कि 2008 से ही हम इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान जो क्लाइमेट चेंज के लिए बनाया गया था वो 2008 में बनाया गया था, जिसमें 8 नेशनल मिशंस को शामिल किया गया था, जिसमें कई मिशन सोलर को लेके, पानी को लेके, एनर्जी एफिशिएंसी को लेके, फॉरेस्ट को लेके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस तरह के मिशंस जो हैं वो हमने रखे थे। फिर हमने एक फ़ंड बनाया कि भाई यहाँ पे पैसा कहाँ से आएगा। फिर हमने नेशनल अडेप्टेशन फ़ंड फॉर क्लाइमेट चेंज बनाया, जिसमें पैसा दिया जाता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को, और ये 2015-16 में हमने स्टार्ट कर दिया, और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को पैसा दिया गया ताकि क्लाइमेट चेंज को लेके यहाँ पे पैसा दिया जा सके। और कई तरह के मिशन स्टार्ट किए गए, जैसे कि नेशनल सोलर मिशन स्टार्ट किया गया, जिसके अंतर्गत अभी तक हम लगभग 62 गीगावाट तक जो है वो सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल कर चुके हैं। नेक्स्ट नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट है, जिसमें हमने लगभग 721 किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क जो है वो बना दिया है। और साथ ही साथ हमारे पास नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया है, जिसमें हमने लगभग 700 करोड़ रुपया जो है वो पेड़ लगाने के लिए खर्च किया है, लगभग 2.1 हेक्टेयर एरिया के अंदर, 2.1 लाख हेक्टेयर एरिया के अंदर। नेशनल वाटर मिशन है, जिसमें हमने कैच द रेन कैंपेन जो है वो चलाया है। तो कई तरह की हमने ऐसी चीज़ें स्टार्ट की जिसमें हमने क्लाइमेट चेंज को इम्प्रूव करने की कोशिश की है। और हमारा टारगेट जरूर याद रखना है, नेट ज़ीरो एमिशन बाय द ईयर ऑफ 2017, लेकिन कई कंट्रीज़ ने अपने अलग अलग टारगेट जो है बेसिकली यहाँ पे रखे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिया का टारगेट तो 2070 है, लेकिन जर्मनी का टारगेट अगर आप देखोगे 2045 है। वो कहते हैं कि हम 2045 तक की जो है वो नेट ज़ीरो एमिशन पे आ जाएंगे, लेकिन चाइना 2060 तक कह रहा है। मैक्सिमम कंट्रीज जो है वो अगर आप देखोगे यहाँ पे 2060 तक जो है वो अपना टारगेट लेके चल रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ का टारगेट जो है वो 2050 तक का है। उसके पीछे कारण है 2050 का, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क जो कन्वेंशन हुई थी क्लाइमेट चेंज की 2021 वाली, तो उसमें इन्होंने टारगेट रखा था कि हम 2050 तक जो है वो नेट ज़ीरो मिशन पे आ जाएंगे, और वहीं पे इंडिया ने कहा था कि हम 2070 तक पहुँचेंगे। नेक्स्ट फिर आता है हमारे पास एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। अगर आप एग्रीकल्चर एंड लाइड एक्टिविटीज़ की देखोगे तो ग्रोथ 2019-20 में अच्छी थी, 5.5% थी पूरे जीडीपी की, लेकिन अभी जो टारगेट है कि मार्च एंड तक जो है वो 3.5% तक जो है वो हम यहाँ पे पहुँच पाएंगे। लेकिन ऑन एन एवरेज एनुअल ग्रोथ जो हमारे पास सामने आ रही है वो 4.6% जो है वो सामने आ रही है पिछले 6 सालों के अंदर ऑन एन एवरेज, जिससे एग्रीकल्चर जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कंट्री का है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। लगभग 50% लोग जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर सीधे तौर से डिपेंड करते हैं। तो ओवरऑल ग्रोथ जो है वो इसकी बहुत ज़रूरी है, फूड सिक्योरिटी जो है बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सरकार ने क्या किया, एमएसपी जो है वो जितनी भी जो है वो ज़रूरी क्रॉप्स हैं उसके ऊपर 1.5 गुना कर दिया है। जितनी भी ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 2018 की अगर आप देखें, तो उसके बाद से जितनी भी एवरेज कॉस्ट प्रोडक्शन है उसका 1.5 गुना जो है वो आपको क्या मिलेगा, एमएसपी मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एवरेज कॉस्ट प्रोडक्शन का 1.5 गुना कर दिया है सारी की सारी जो ज़रूरी क्रॉप्स हैं। और इसी के साथ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर जो है वो फोकस किया गया कि वीट और राइस को छोड़ के और भी फसलें जो हैं वो की जाएं। कॉन्टिन्यूड ग्रोथ इन द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड जैसी स्कीम्स को स्टार्ट करके लोगों को पैसा देना जो है वो स्टार्ट किया है। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि किसानों के पास ख़ास तौर से प्रॉब्लम ही ये थी कि पैसा नहीं था। तो किसान क्रेडिट कार्ड को बेसिकली 1998 में स्टार्ट किया गया। फार्मर्स को कहा गया कि अगर आप एग्रीकल्चर इनपुट को ख़रीदना चाहते हैं, आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ख़रीदना चाहते हैं, तो आप किसान क्रेडिट कार्ड से उसको परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन रिसेंटली इसको 2018-19 में
फिशरी सेक्टर के लिए भी ओपन कर दिया है। तो फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर भी जो है वो इसमें आ चुका है। और सरकार ने ये भी कह दिया है कि अगर आप क्रेडिट और भी कहीं से लेते हैं तो हम आपको इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंतर्गत ले आएंगे। मतलब मान लो कि 9% इंटरेस्ट है किसी लोन के ऊपर, तो उसमें जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं कि 3% सरकार दे देगी और जो बाकी बचा हुआ है 6% वो कौन दे देगा, आप दे दोगे। तो सरकार कहती है कि हम इंटरेस्ट भी खुद हम पे कर देंगे कुछ उसमें से, ताकि आपको रिलीफ मिल सके। तो इस तरह से एग्रीकल्चर में क्रेडिट ग्रोथ जो है वो बहुत ही तेज़ी से हो रही है। नेक्स्ट, फूड ग्रेन इंडिया में जो प्रोड्यूस हुआ है वो 315.7 मिलियन टन तक हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है कि फूड प्रोडक्शन जो है, फूड ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी बूस्टअप हो चुकी है और अब हम 315.7 मिलियन टन तक जो है वो बेसिकली पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट, पोस्ट हार्वेस्ट स्पोर्ट और कम्युनिटी फार्म्स जो हैं वो सरकार के लिए बनाए गए हैं। उसके लिए पैसा खर्च किया गया, लगभग 14,000 करोड़ रुपया जो खर्च किया गया है। मतलब जब आप फसल को काट लेते हो तो उसके बाद बेचना कहाँ पे है, मार्केटिंग करनी है उसकी, तो ये भी सरकार जो है वो अलग अलग तरीके से कर रही है। उसके ऊपर भी सरकार जो है वो पैसा खर्च कर रही है। नेक्स्ट, और ये भी याद रखोगे, इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बना है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। ड्यूरिंग कोविड-19 तो हमने सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़े, लेकिन अदरवाइज भी इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। हमारे एक्सपोर्ट्स ओनली एग्रीकल्चर के अंदर 2021-22 में लगभग $50 बिलियन के रहे। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम मतलब ई नाम के तहत भी जो है वो हमने 1.74 करोड़ फार्मर्स को शामिल किया है और 2.39 लाख ट्रेडर्स को हमने इसके अंदर शामिल किया है। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बड़ी है। कई स्कीम्स चलाई गई हैं, जैसे कि परंपरागत कृषि विकास योजना, ट्रेडिशनल जो फार्मिंग है उसके अकॉर्डिंग हम फोकस कर सकें। और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हमने बनाई हैं। मिलेट्स के ऊपर हमने फोकस किया है क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया जा चुका है 2023, तो उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं मिलेट्स के ऊपर। और एमएसपी तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एमएसपी उन्होंने जो है वो दे दिया है। क्रेडिट के ऊपर फोकस किया जा रहा है और एक बहुत ही बड़ा फोकस है एग्रीकल्चर के अंदर कि केमिकल फ्री एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाया जा सके। मतलब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर जो है वो आगे बढ़ सके। तो अलग अलग स्कीम्स जैसे कि परंपरागत कृषि विकास योजना, जो परंपरागत कृषि विकास योजना के अंदर हम पुराने मेथड्स को यूज़ करेंगे, कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह इसमें यूज़ नहीं करते, तो हम सिर्फ जो है वो नेचुरल जो चीज़ें से नेचुरल तरीके से जो फसल पैदा हो सकती है उसी के ऊपर फोकस रखते हैं। ऐसे मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट एरिया के लिए चलाई गई, तो वो भी बहुत ही अच्छे से चल रही है। तो फूड सिक्योरिटी के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं कि किसी तरह से हम लोगों को लीगल कमिटमेंट कर सकें कि भाई आप फूड से सिक्योर हो। मतलब इंडिया में एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो 2013 में क्या किया गया, पास किया गया, जिसमें 80 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो लगभग कवर होते हैं। फिर सरकार ने स्टार्ट कर दिया वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। मतलब आप किसी और स्टेट में भी चले जाते हो तो आपको राशन की दिक्कत नहीं है, तो आप जो माइग्रेंट वर्कर्स हो किसी और स्टेट के, काम किसी और स्टेट में कर रहे हो, तब आप वहीं पे राशन ले सकते हो, आपको वहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। और बायोमेट्रिक और आधार ऑथेंटिफिकेशन कर दिया। पॉइंट ऑफ सेल मशीन पे आप अपना अंगूठा लगाओगे, वो बायोमेट्रिकली स्कैन कर लेगा और आपको जो है वो राशन किसी भी स्टेट में मिल सकता है। अब उसकी भी प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म कर दी है। एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो रेवोल्यूशनरी स्टेप था जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे किया है। तो एग्रीकल्चर बहुत ही तेज़ी से बूस्ट कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। इंडस्ट्री की जो रिकवरी है ये बहुत ज़रूरी है कोविड के टाइम पीरियड पे, क्योंकि कोविड से निकल के इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अब ग्रो कर रही हैं। तो अब देखोगे इंडस्ट्रियल ग्रोथ 18-19 में इवन कोविड से पहले भी कोई खास अच्छी नहीं थी, -1.4। कोविड के टाइम पीरियड पे तो -3.3 चली गई, लेकिन 21-22 में कोविड के बाद अगर आप देखोगे एकदम से ऊपर उठी, 10.3% तक जो है वो ग्रो किया। अब हमारा टारगेट है कि 4.1, क्योंकि ये एकदम से कोविड के बाद खुला था बाजार, तो इसके बाद जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत तेज़ी से हुई, लेकिन अब स्टेडिली हम उसके ऊपर वापस आ रहे हैं। 4.1% पे जो है वो इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ जो है वो आगे हो रही है। तो इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ही बड़ी पोजीशन जो है वो होल्ड करती है हमारी पूरी इंडियन इकॉनमी के अंदर। लगभग 30% जो है वो हमारी पूरी क्रॉस वैल्यू एडिशन में जो है वो कंट्री में वो इंडस्ट्रीज़ का हाथ है। तो इंडस्ट्रीज़ की जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है वो 3.7% तक बढ़ गई है पहले हाफ में 2022-23 के, मतलब फर्स्ट हाफ तक, सितंबर 2022 तक की हम बात कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट बढ़ा है गुड्स एंड सर्विसेज का, जिसके कारण जो आप कह सकते हो इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई है। और अगर आप देखोगे 3.7% तक ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुई है, जो कि ऑन एन एवरेज जो है वो कितना है 2.8% है, तो उससे हम आगे निकल गए हैं।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा MSMEs हैं उनको क्रेडिट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से दिया गया MSMEs को, तो अराउंड आप कह सकते हो 30% जो है वो क्रेडिट में ग्रोथ हुई है। सरकार की आप कह सकते हो इमरजेंसी स्कीम है जिसके तहत जो है वो उनको पैसा दिया जाता है, तो वो MSMEs को बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा है, हमने बाहर यहाँ से चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स में बना के भेजी हैं, तो लगभग $11.6 बिलियन का एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का हुआ है सिर्फ। और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन चुका है मोबाइल फ़ोन का, ये याद रख सकते हो, सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर मोबाइल फ़ोन का इंडिया है। फार्मा इंडस्ट्री में जो है वो FDI बढ़ी है फाइनेंशियल ईयर 19 से लेकर 22 तक, स्पेशली कोविड के टाइम पीरियड पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो स्पेशली फार्मा सेक्टर के अंदर बढ़ी है, और ये रियलाइज़ किया गया कि इंडिया का फार्मा सेक्टर जो है बहुत ही अच्छा है। और गुड्स एंड सर्विसेज जो हमने एक्सपोर्ट की हैं वो बहुत ही तेज़ी से जो है वो क्या कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं। नेक्स्ट जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स हैं उसके अंदर जो चीज़ें आती हैं वो भी जो है वो एक्सपेंशन जोन में रही, उसमें भी जो है वो हमने बहुत ही तेज़ी से जो है वो ग्रो किया है। तो इंडिया टॉप 10 मतलब सर्विसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्री के अंदर आता है। हम बहुत ही तेज़ी से ओनली गुड्स की नहीं सर्विसेज को भी क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और 2021 में इंडिया टॉप 10 सर्विसेज एक्सपोर्टिंग कंट्री में आता है। और जितना पूरे वर्ल्ड में जो कमर्शियल सर्विसेज एक्सपोर्ट हैं उसमें 4% हिस्सा जो है वो केवल किसका है, इंडिया का है। और रियल इस्टेट सेक्टर में इंडिया ने ग्रोथ की है, हमने हाउसिंग सेल के अंदर जो है वो बढ़ोतरी की है, लगभग 50% राइज किया है 2021-22 के अंदर। तो टूरिज्म सेक्टर के अंदर दोबारा से आए हैं, जबकि होटल ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो 30 से 32% था अप्रैल 2021 में, लेकिन यहीं अब बढ़ के होटल ऑक्यूपेंसी रेट 68 to 70% तक जो है वो हम पहुंच चुके हैं नवंबर 2022 में। इससे पता लग रहा है कि फॉरेन टूरिस्ट भी बढ़ रहे हैं और डोमेस्टिक टूरिज्म में भी जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी हम कह सकते हैं कि हम फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया में बढ़ी हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज से भी इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें ग्रोथ आनी स्टार्ट हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से इंडस्ट्रीज़ को हम बूस्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद सर्विस सेक्टर, क्योंकि सर्विसेज की बात कर रहे थे, अभी हम थोड़ी सी बात सर्विसेज के बारे में कर भी चुके हैं कि सर्विस सेक्टर जो है वो एक स्ट्रेंथ है हमारे लिए, तो सर्विसेज के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग है, एग्रीकल्चर है और तीसरा सर्विस सेक्टर, सबसे ज़्यादा पैसा जो है लगभग 60% से ज़्यादा पैसा जो है वो सर्विस सेक्टर से ही आ रहा है, तो ये हमारी स्ट्रेंथ है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो प्रोड्यूसर्स या परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है उसके अंदर जो सर्विसेज आती हैं उसके अंदर एक्सपेंशन हुई है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी सर्विसेज के अंदर भी। क्रेडिट ग्रोथ जो है वो सर्विसेज में बढ़ी है, लगभग 16% जो है वो ग्रोथ बढ़ी है। और सर्विस सेक्टर में अगर कोविड-19 के टाइम पीरियड पे देखोगे तो उसके बाद से हमने सर्विसेज के अंदर बहुत ही तेज़ी से ग्रो करना स्टार्ट किया है। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हमने लगाने स्टार्ट कर दिए ताकि फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो ग्रो कर सके, और इंडिया जो है फाइनेंशियल सर्विसेज में नंबर 1 पे आ सकता है। जिस तरह से हम UPI हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं, अलग अलग कंट्रीज़ हमसे ले रही हैं, तो हम सर्विसेज के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। फैशन, ग्रॉसरी, जनरल मर्चेंडाइज, तो इसमें इंडिया का ई-कॉमर्स जो है वो बहुत ही आगे निकल गया और 2027 तक जो है वो हम इसको बहुत ही एक नए पायदान पे ले जाएंगे। और टूरिज्म सेक्टर के बारे में हम ऑलरेडी बात जो है वो कर चुके हैं, उसमें भी हमने बहुत तेज़ी से ग्रो किया है। और सर्विस सेक्टर में आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 9.1% तक में, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है वो अगर आप देखोगे इसी सेक्टर में है, और किसी में भी अगर आप देखोगे कोई 8% तक हम नहीं पहुँचे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो फिस्कल डेफिसिट हमारा 6.4% है, इसको तो हमने कम ही करना है। इन्फ्लेशन को हमने कम करना है, अभी CPI के अंदर 6.8% पे हम पहुँचे हुए हैं। एग्रीकल्चर में अगर आप देखोगे 3.5% है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखोगे 4.1%, तो 9.1% जो ग्रोथ आपको दिखेगी वो सिर्फ सर्विसेज में आपको देखने को मिलेगी। तो सर्विसेज का जो ग्रोथ का टारगेट है वो 9.1% है फाइनेंशियल ईयर 23 में, जो कि 8.4% था अगर आप देखोगे 2022 की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। और अगर आप सर्विस सेक्टर को देखोगे 2020-21 में तो सबसे डाउनफॉल भी इसी का ज़्यादा है, -7.8% आपको यहाँ पे दिखेगा। एक्सटर्नल सेक्टर मतलब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की यहाँ पे बात करते हैं, तो 7th लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर है पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया।
तो एक्सपोर्ट के ऊपर हम बिल्कुल फोकस कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारा करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो हमारा बेसिकली क्या होगा, डेफिसिट से निकल सकता है। लेकिन अभी इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो $36.4 बिलियन है, मतलब लगभग 4.4% जीडीपी का जो है वो हम क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट में है। जबकि इससे पहले ये $9.7 बिलियन का था। मतलब Q2 अगर फाइनेंशियल ईयर 22 का देखें और Q2 फाइनेंशियल ईयर 23 का देखें तो आप देख सकते हो कितना जो है वो डिफरेंस है। पहले 9.1 बिलियन डॉलर, 9.7 बिलियन डॉलर था, अब 36.4 बिलियन डॉलर है। लगभग आप कह सकते हो कि 4 गुना ज़्यादा से जो है वो यहाँ पे वृद्धि हुई है। तो हमें इसको किसी तरह से कंट्रोल करना होगा, हमें एक्सपोर्ट्स को और बढ़ाना होगा। तो ये आप पैंडेमिक के कारण भी कह सकते हैं, अभी इतनी तरह से मार्केट ओपन नहीं हुई है, और यूक्रेन और रशिया की वॉर के कारण भी कह सकते हैं। लेकिन इंडिया ने फिर भी बाकी कंट्रीज़ के साथ एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। ब्राज़ील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इन कंट्रीज़ के साथ अपना एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा दिया। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो इंडिया का रहा वो $332 बिलियन तक रहा, और 16% इंक्रीज जो है वो यहाँ पे देखा गया है। तो बहुत ही बड़ी बात है कि इंडिया ने एक्सपोर्ट जो है वो बहुत तेज़ी से अलग अलग कंट्रीज़ के साथ करना स्टार्ट किया, जिनके साथ हम पहले इतना ज़्यादा जो है वो ट्रेड नहीं करते थे। इंडिया लार्जेस्ट रिसिपिएंट रहा है रेमिटेंस का, बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो एनआरआईज ने इंडिया को दिया है। तो आप देख सकते हो कि इंडिया रिकॉर्ड कर चुका है $100 बिलियन, किसी भी कंट्री का नहीं, आसपास भी नहीं है। लगभग आप देख सकते हो मैक्सिको का $40 बिलियन का डिफरेंस है। तो $100 बिलियन का टारगेट जो है वो इंडिया ने इसके अंदर अचीव किया है। और इंडिया जो है वो 6th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मैंने बताया था 563 बिलियन डॉलर है, और इंडिया जो है वो 6th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो थोड़ा सा डिक्लाइन जरूर हुआ है फॉरेन रिजर्व में, लेकिन फिर भी इंडिया जो है वो 6th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखता है। और इंडिया जो है वो अगर आप देखोगे फॉरेक्स रिजर्व में जरूर थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा स्थान जो है वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन हमें फोकस करने की ज़रूरत है करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर। अगर हम इसके ऊपर फोकस कर लेते हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ा दें, इंपोर्ट को कम कर लें, या अगर इंपोर्ट को नहीं भी कम कर सकते हैं तो उसका कोई हमें अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो हम इंपोर्ट करते हैं वो ऑयल के ऊपर ही है। पैसा जो 70% से ज़्यादा खर्च हो रहा है वो इसी के ऊपर खर्च हो रहा है। तो इसका अगर अल्टरनेटिव हम इसके ऊपर फोकस कर लें तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इंडिया इसमें बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। मतलब आप कह सकते हो कि 1% तक जो है वो पूरी जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो इसके ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। मतलब 0.6 to 1% तक ग्रोथ जो है वो इस सेक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है, क्योंकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो चुका है। लाइक ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स आप कह सकते हो, ONDC प्लेटफॉर्म हो गया, इसके ऊपर इंडिया बहुत ही अच्छे से फोकस कर रहा है। ओपन क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब जो स्मॉलर बिजनेसेस हैं वो एप्लीकेशन की मदद से पैसा ले रही हैं, ई कॉमर्स का यूज़ कर रही हैं। प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति प्रोजेक्ट है जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर रहे हैं। और हम कह सकते हैं कि हम नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जिसमें 9 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें लगभग आप कह सकते हो कि इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट 9 लाख करोड़ की होने वाली है कि पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चेंज होने वाला है। यूपीआई जो है वो एक अलग ही मार्क पे पहुंच चुका है, और यूपीआई केवल पैसे वाइज नहीं बढ़ा है, ये वैल्यू वाइज तो बढ़ा ही बढ़ा है, लगभग 121% वैल्यू वाइज बढ़ा है, वॉल्यूम वाइज भी बढ़ा है, 115% वॉल्यूम है वो भी इसका इंक्रीज हुआ है, जिससे पता लग रहा है कि हम डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं ताकि इंडिया की लॉजिस्टिक मार्केट जो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो सके। ई कॉमर्स जो हैं वो लॉजिस्टिक जो सर्विसेज हैं उनका यूज़ कर सकें। टेलीफोन सब्सक्राइबर्स जो हैं वो इंडिया में बेस जो है वो बढ़ चुका है, 117.8 करोड़ जो है वो बेस हो चुका है सितंबर 2022 तक। मतलब लगभग 45% सब्सक्राइबर जो हैं वो उसमें केवल रूरल इंडिया से हैं, और 98% से भी ज़्यादा लोग टेलीफोन सब्सक्राइबर जो हैं वो वायरलेसली कनेक्टेड हैं। बहुत बड़ी बात है, 98% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो टेलीफोन सब्सक्राइबर्स की है वो वायरलेसली कनेक्टेड है। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब हम जो हैं वो नई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, और इसमें सबसे बड़ा रोल अब प्ले करेगा 5G सर्विसेज जो कि इंडिया में स्टार्ट हो चुकी हैं। तो उसको स्टार्ट कर दिया, फेज़ वाइज उसको स्टार्ट कर रहे हैं।
मेजर पोर्ट्स जो हैं उसकी कैपेसिटी बढ़ चुकी है, वो भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण है, डिजिटली चीज़ें हो चुकी हैं। तो पहले अगर हम मान लो 2 लाख टन का सामान जो है वो किसी पोर्ट से बेच सकते थे, अब वो 4 लाख टन तक जो है वो पहुंच चुका है। मतलब उनकी कैपेसिटी जो है पिछले 8 साल में हमने बढ़ा दी है। पोर्ट्स इंक्रीज भी हुए हैं, स्मॉलर पोर्ट्स के ऊपर फोकस हो गया। पहले हम वहीं मेजर पोर्ट्स के ऊपर फोकस करते थे, लेकिन अब स्मॉलर पोर्ट्स के ऊपर भी जो है फोकस होना स्टार्ट हो गया है। तो हम धीरे धीरे करके चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पाइपलाइन, मतलब ONDC प्लेटफॉर्म को हम बढ़ा रहे हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं और हम उसके लिए अलग अलग तरह की फैसिलिटेशन दे रहे हैं, उनको गोडाउन्स बना के दे रहे हैं कि आप यहाँ पे सामान रख सकते हो, यहाँ से लेके जा सकते हैं। तो लॉजिस्टिक पॉलिसी लेके आ रहे हैं जिसमें उनको फ्रेट चार्जेस जो है बहुत ही कम लगेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना सामान जो है वो ज़्यादा ट्रांसफ़र कर सकते हैं कम पैसे में। तो ये सारी चीज़ें सरकार जो है वो उनको बना के दे रहा है। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली UPI जो हमारा बैंकिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंप्रूव कर रहे हैं। बहुत सी कंट्रीज़ हमारे UPI को यूज़ कर रही हैं, सऊदी अरेबिया यूज़ करेगा, UK यूज़ करेगा और भी कई कंट्रीज़ जो है, श्रीलंका ऑलरेडी यूज़ कर रहा है, भूटान इसके ऊपर फोकस कर रहा है कि हम इस तरह की चीज़ों को जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में यूज़ कर सकें। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे हर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, टेलीग्राम चैनल है, लेकिन हर नोटिफिकेशन आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से ज्वाइन करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।